हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फ्रेंड्स, आज हम सेकंड चैप्टर जो है फिजिक्स का उसका पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। सॉरी, पार्ट 4 हमने पढ़ लिया था, आज हम शुरू करेंगे पार्ट 5। तो हमने इससे पिछले पार्ट में पढ़ा था अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा एवं तीव्रता। यही पढ़ा था ना हमने, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा एवं तीव्रता दोनों सेम उसी तरीके से जैसे हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। यदि आपके वो समझ में आ गया तो ये भी आसानी से समझ में आ गया। तो आज शुरू करते हैं हम टॉपिक अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले तो दिशा हम ज्ञात कर लेते हैं, दिशा एवं तीव्रता दोनों चीज हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिए दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले कि चुंबकीय क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो कैसे होती है अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत के कारण। तो सबसे पहले हम दिशा की बात कर रहे हैं। दिशा, तो दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, वही इसे निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो मैं चित्र बना देता हूं एक, जैसे ये कोई चित्र है, ठीक है। अपरिमित का मतलब अनंत लंबाई की है। इसका कोई मैंने एक भाग ले लिया, ये ए बी सी डी, ये कोई अपरिमित समरूप आवेशित क्या है, अचालक परत का कोई भाग है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु है O और इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है P। ये कोई बिंदु है P, कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी। इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। अब ये जो बिंदु P है वो इस परत के कैसा है, लंबवत। कैसा है, लंबवत। अब वही जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या करेंगे, दो अल्पांशों की कल्पना कर लेंगे। समान दूरी पर बिंदु O से दोनों ओर समान दूरी पर दो अल्पांश ले लिए हमने। एक तो अल्पांश इधर ले लिया और एक अल्पांश ले लिया इधर। ये तो हो गया अल्पांश A1 और एक अल्पांश हो गया A2। ठीक है, दोनों की दूरियां समान है बिंदुओं से। अब अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। A1 के कारण क्या हो जाएगा, DE1। क्या हो जाएगा, DE1। और A2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, DE2 वेक्टर। ठीक है यहां तक। अब वही इनको घटकों के रूप में व्यक्त कर देंगे। DE1 का क्षैतिज घटक DE1 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक कौन सा आ जाएगा इधर की ओर, ये थीटा कौन है, ये भी थीटा, सॉरी P बिंदु है, ये कौन सा आ जाएगा, DE1 sin थीटा। इसी प्रकार DE2 का क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, DE2 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, DE2 sin थीटा। ठीक है, जैसे हमने वहां पे किया था ना पिछले क्वेश्चन में, सेम उसी तरीके से। वहां पर तो केवल एक सीधा रेखीय आवेशित तार था, यहाँ पे परत है। परत के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो वही काम किया है हमने, बिंदु O के दोनों ओर समान दूरी पर दो अल्पांश A1 और A2 ले लिए। A1 के कारण तो DE1 है विद्युत क्षेत्र और A2 के कारण DE2। अब दोनों को हमने घटकों के रूप में व्यक्त किया तो हम क्या देखते हैं
क्या देखते हैं हम कि इनके जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है। DE2 ऊपर लग रहा है, DE1 नीचे लग रहा है, और दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और जो क्षैतिज घटक है वो एक की दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अतः दोनों अल्पांशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बिंदु P पर, वो कौन सी दिशा में होगी, बिंदु P को मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश OP दिशा में। O को और P से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इधर ही होगी, इस दिशा में। ये दोनों अल्पांशों के कारण होगी, हैं? अतः पूरी ये जो समरूप आवेशित परत है इसको इसी प्रकार के सममित अल्पांशों में विभक्त करते हैं, तो प्रत्येक अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा रेखा OP के अनुदिश होगी। अतः हम कह सकते हैं कि समरूप आवेशित जो अचालक परत है उसके कारण उसके लंबवत दूरी पर कोई बिंदु है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वो बिंदु को उसके मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। ये बिंदु पर हमको लंबवत बिंदु है, इसके लंबवत दूरी पर स्थित है, तो दोनों मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हो जाएगी बाहर की। यदि बिंदु इधर होगा तो इधर की ओर हो जाएगी, इधर होगा तो उधर की ओर हो जाएगी। अंडरस्टैंड? जैसा हमने रेखीय आवेशित तार के कारण पढ़ा था ना, सेम उसी तरीके से है। अब ये अचालक परत के लिए भी यही है, चालक परत जो हम आगे पढ़ेंगे उसके लिए भी यही दिशा आएगी। ठीक है, तो ये दिशा की बात हो तो दिशा इधर हो जाएगी। अंडरस्टैंड? अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, दिशा के बारे में कम पूछते हैं, इसके बारे में पूछते हैं ज्यादा, दिशा। समरूप आवेशित परिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये है हमारा टॉपिक। ठीक है, यदि दिशा की बात करें तो पहले दिशा निकाल देंगे जो हमने बताई है आपको। अब हम तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो मेन टॉपिक ये तीव्रता के बारे में ज्यादा पूछते हैं। अब देखो तीव्रता वही, इसे निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। तीव्रता के लिए हम चित्र बनाते हैं। देखो चित्र बना रहा हूं मैं। चित्र इंपॉर्टेंट है, चित्र समझिए आप क्वेश्चन समझ जाओगे पूरा। चित्र बनाना आ गया तो समझो आपका क्वेश्चन हो गया है। अपरिमित है, आगे पीछे किधर भी हो सकती है। इसका हमने कोई एक हिस्सा ले रखा है ABCD, ABCD। ठीक है, इसका कोई मध्य बिंदु है ये, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है P। ये कोई बिंदु P है जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये r दूरी तो इधर और r दूरी इधर, क्या हो जाएगा, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। 2r दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, 2r लंबाई के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की क्या करेंगे हम, कल्पना। ठीक है,
ये समरूप आवेशित क्या है, चालक परत है, तो इस पर आवेश स्थित है, पूरी पर आवेश फैला हुआ है इस पर एक समान रूप से, पूरे पृष्ठ पर फैला होता है चालक परत में। ये दूरी भी r, ठीक है, आर ये कितनी होगी 2r। ठीक है, यहां तक। इसका पृष्ठावेश घनत्व, इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं a और पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा। ये मैं मान लेता हूं गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ हो गया ये, ठीक है। ये जो परत है, इस परत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल a, पृष्ठीय क्षेत्रफल a तथा पृष्ठावेश घनत्व पृष्ठावेश घनत्व क्या मान लेता हूं मैं, सिग्मा। पढ़ा था हमने इससे पहले। ठीक है, ये हमारा हो गया है यहां तक। अब देखिए, अब इसको ये जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ हमने लिया है, ये इसको उसी तरीके से हम 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। एक तो ये है S1 भाग, एक ये वक्राकार भाग हो गया S2 और एक ये हो गया S3। ठीक है, तो इस भाग का विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर ही होगी ई वेक्टर, और इस भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, इधर ही आएगा डी ए वेक्टर, यही आएगा ना। जैसे ये है बेलनाकार, ठीक है, तो ये इधर वाला भाग हो गया, तो इसकी दिशा किधर होगी, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर, विद्युत उसकी सदिश क्षेत्रफल की दिशा इधर ही होगी। वैसे इसकी भी इधर ही हो जाएगी, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर एक की दिशा में होगी। अब ये जो वक्राकार भाग है, ये तो S3 है, ये वक्राकार भाग है, इसकी दिशा किधर हो जाएगी, ई वेक्टर की तो इधर ही हो जाएगी और डी ए वेक्टर की ऊपर की ओर हो जाएगी। ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया। एक बार दोबारा समझा देता हूं मैं। देखिए, इसमें हमें क्या करना है, हम लिखेंगे सबसे पहले, इससे निम्न चित्र की सहायता से समझते हैं। ये मैंने चित्र बना दिया। चित्र में क्या किया, एक ABCD समरूप आवेशित परत का एक भाग ले लिया मैंने, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल a है और पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। ठीक है, और इसके मध्य बिंदु O से, ये कोई मध्य बिंदु है इसका O, इससे कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है P, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने क्या किया, 2r लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली, जिसका आधा भाग तो पृष्ठ के बाईं ओर है और आधा भाग किधर है, दाईं ओर है। ठीक है, अब देखिए, जो बेलनाकार पृष्ठ है, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, उसका दाईं ओर का वृत्ताकार भाग है, उसको तो हमने नाम दे दिया S1 से, और बाईं ओर का वृत्ताकार भाग है उसको नाम दे दिया S3 से, और बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का जो वक्राकार भाग है उसको नाम दे दिया हमने S2। क्या नाम दे दिया, S2। ठीक है, S1 भाग में तो विद्युत क्षेत्र E वेक्टर और सदिश क्षेत्रफल DA वेक्टर एक की दिशा में है, तो इनके मध्य बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और जो वक्रीय भाग है S2, इसमें E वेक्टर और DA वेक्टर के मध्य बनने वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और S3 में भी एक की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, ये बस चित्र यदि आपके समझ में आ गया तो समझो सवाल हो गया। बाद में आपको वही गाउस का नियम लगाना है, बस गाउस का नियम हम जानते ही हैं। ये पूरा गाउसीय पृष्ठ हो गया, तो गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, हमने पढ़ा था, इधर लिख देता हूं मैं, अतः गाउसीय पृष्ठ
से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई, या हमने पढ़ा था इंटीग्रल एस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। या फिर इसको हमने गाउसियन पृष्ठ को है 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, तो इसको डिवाइड करके लिख सकता हूं मैं। फिर हम जानते हैं चूंकि सिग्मा क्यू बराबर क्यू, यहां जो गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत जो आवेश है वो कितना है, परिबद्ध आवेश क्यू। सिग्मा क्यू का मान क्या है, क्यू है, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल एस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हम ई डी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, इसको वेक्टर हटा देंगे, क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या हम क्या लिख सकते हैं, इसको गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध है ये। अब इसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, तो 3 भागों में डिवाइड कर देंगे इसको। इंटीग्रल S1 ई डी ए कॉस थीटा प्लस इंटीग्रल S2 ई डी ए कॉस थीटा प्लस इंटीग्रल S3 ई डी ए कॉस थीटा बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए ये जो S1 भाग है, S1 भाग का है ये वाला दाईं ओर का वृत्ताकार भाग, इसमें ई वेक्टर और डी ए वेक्टर एक की दिशा में है, तो इनके मध्य बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहां क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। S2 ये वक्रीय भाग है, वक्रीय भाग में ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के मध्य कितना कोण है, 90, थीटा बराबर 90 डिग्री। और S3 में, S3 वाला भाग ये रहा, दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है यहां तक। अब ये मान रख दो थीटा का, तो क्या आ जाएगा, थीटा की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल S1 ई डी ए प्लस थीटा की जगह 90 रखेंगे तो cos 90 का 0 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल S3 ई डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है यहां तक। अब हम क्या करेंगे, देखो इंटीग्रल S1 ई डी ए प्लस ये 0 है, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। इंटीग्रल S3 ई डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब ये जो S1 है वो तो दाईं ओर का वृत्ताकार भाग है, और S2 है, सॉरी S3 है वो बाईं ओर का वृत्ताकार भाग है। या मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख देता हूं, ई डी ए राशि बाहर आ जाएगी, ई इंटीग्रल S1 डी ए प्लस ई इंटीग्रल S3 डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। ठीक है यहां तक। अब देखिए, अब ये इंटीग्रल S1 डी ए मतलब ये वाला भाग है ना, दाईं ओर का वृत्ताकार भाग और ये भी वृत्ताकार भाग। मैं मान लेता हूं माना वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या है, ए। माना वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल
दोनों वृत्ताकार भाग, इसका भी और इसका भी क्या है ए। ये दिख नहीं रहा है सर, ऊपर लिख देता हूं मैं, इसको मिटा के ऊपर लिख देता हूं। तो क्या आ जाएगा देखो, यहां तक ठीक है। अब इंटीग्रल डी ए एस वन, इसका भी ए और इसका भी क्या हो जाएगा ए। इंटीग्रल, क्योंकि दोनों क्षेत्रफल समान है ना, ये जितना वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल होगा इतना ये होगा। इंटीग्रल एस वन डी ए बराबर इंटीग्रल एस थ्री डी ए इक्वल टू क्या है ए है। तो इक्वेशन किससे, दो से, क्या हो जाएगा इक्वेशन दो से, ई ए प्लस ई ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या 2EA बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 3। अब क्यू की वैल्यू और रख दो, हमने पढ़ा था पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा ए। यहां क्यू बराबर क्या है सिग्मा ए है, तो क्या हो जाएगा 2EA बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट जाएगा, ई निकालेंगे तो, या ई बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर जो भी कौन सी आ जाएगी 4। ठीक है, ये किसके कारण आ गया, अपरिमित समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या आ गया व्यंजक आ गया। सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, या ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट एन कैप, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये आपका अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण क्या आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, यदि आपको ये चित्र समझ में आ गया तो समझो आपका सवाल हो गया। एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसे निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। ये चित्र बना दिया हमने। सबसे पहले ABCD एक समरूप आवेशित परत ले ली हमने, ठीक है, और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमने 2r लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली, जिसका आधा भाग तो क्या है परत के दाईं ओर है और आधा भाग किधर है बाईं ओर है। ठीक है, आधा भाग तो इधर हो गया और आधा भाग इधर हो गया। ठीक है, जैसे ये कोई बेलनाकार परत मान लेता हूं मैं, समझिए ये चौक का डिब्बा है, वो समरूप आवेशित परत है, तो आधा भाग तो इधर हो जाएगा बेलन के इधर की ओर और आधा भाग इधर की ओर हो गया। तो ये परत हो गई है, तो आधा भाग ऐसे पर, तो आधा भाग इधर हो जाएगा और आधा इधर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए अब हमने इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 3 भागों में। एक तो दाईं ओर का वृत्ताकार भाग S1, एक बाईं ओर का वृत्ताकार भाग S3 और एक बीच का जो वक्राकार भाग है S2। ठीक है, अब इस भाग में तो विद्युत हमने पढ़ा था इससे पहले, दिशा पढ़ी थी विद्युत क्षेत्र की दिशा है लंबवत बाहर की ओर होती है, तो इसकी किधर हो जाएगी इधर की ओर, इस भाग में इधर की ओर हो जाएगी और इसका क्षेत्रफल भी इधर की ओर ही होगा। हमने पढ़ा था सदिश क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत किधर की ओर होती है बाहर की ओर, तो इस दाएं ओर के जो वृत्ताकार भाग है उसकी दिशा इधर की ओर हो जाएगी। इसी प्रकार इसकी दिशा भी इधर की ओर हो जाएगी
और जो वक्राकार भाग है उसकी दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर मतलब ऊपर की ओर हो जाएगी, तो ये इधर की ओर होगी। तो इस भाग में तो थीटा का मान 0, इस भाग में 90 और इस भाग में 0। बस ये चित्र बनाने के बाद में डायरेक्ट ही आपको गाउस के नियम पे आ जाना है, क्योंकि ये गाउस ये पृष्ठ ले लिया ना हमने बेलनाकार, तो हमने पढ़ा था गाउस का नियम क्या था, अतः गाउस के नियम से फ्लक्स निकाल देते ना हम, विद्युत फ्लक्स, गाउस से पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स हमने ये निकाल लिया, इंटीग्रल एस ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां सिग्मा क्यू क्या है, पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश है ना, तो कुल आवेश क्या मान लिया हमने क्यू, सिग्मा क्यू बराबर क्या है क्यू, और वेक्टर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा ईडीए कॉस थीटा बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो इंटीग्रल एस है वो गाउसीय पृष्ठ के समाकलन को दर्शाता है, ये पूरा गाउसीय पृष्ठ को दर्शा रहा है। अब ये जो गाउसीय पृष्ठ है इसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा हमने, S1 में, S2 में, S3 में, तो तीनों भागों में डिवाइड करके लिख दिया है। S की जगह इंटीग्रल S1 प्लस S2 प्लस S3 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है यहां तक। अब देखो जो S1 है अभी हमने पढ़ा, इसमें थीटा का मान क्या होगा 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में 0 आ गया। S2 कौन सा है ये वाला, E इधर है, डी तो थीटा का मान 90 आ गया, ये 90 लिख दिया। S3 में क्या है 0, 0 लिख दिया। अब थीटा की जगह यहाँ पे 0 लिखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ईडीए आ जाएगा यहाँ पे केवल। अब यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री, cos 90 की 0 होती है, 0 को पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ये 0 लिख दिया मैंने। प्लस यहाँ पे cos थीटा की जगह 0 रखेंगे, cos 0 को वही 1, तो इंटीग्रल यही आ जाएगा बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ई नियत राशि है बाहर आ गई, इंटीग्रल डीए S1 प्लस ये तो 0 है ही, ई बाहर आ जाएगी, इंटीग्रल S3 डीए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये जो S1 और S3 है, S1 तो ये वाला भाग है और S3 ये वाला भाग है, तो दोनों वृत्ताकार भाग है ना, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या मान लिया हमने A, क्या मान लिया A है, तो इन दोनों की जगह A लिख दिया हमने, क्या आ जाएगा E इसकी जगह A प्लस E इसकी जगह भी A बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E 2EA हो जाएगा, 2EA बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर यहां Q का मान पृष्ठीय आवेश घनत्व तो हमने पढ़ा था सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपॉन A पढ़ा था कि नहीं, तो Q बराबर सिग्मा A हो जाएगा, तो Q की जगह सिग्मा A लिख दिया हमने, तो सिग्मा A से A कट जाएगा, E निकालेंगे तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये समरूप आवेशित अचालक परत के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यदि इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट n कैप आ जाएगा। अंडरस्टैंड, ये हो गया हमारे अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब यदि आपसे विद्युत क्षेत्र की निर्भरता का आलेख पूछे तो आलेख कैसे आ जाएगा, देखो मिटा देता हूं अब मैं इसको। अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की निर्भरता। इसी के लिए विद्युत क्षेत्र की निर्भरता का आलेख। अब देखो ये आया था हमारे पास विद्युत क्षेत्र की निर्भरता का सूत्र, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सिग्मा के समानुपाती है, और यहाँ पे दूरी आ ही नहीं रही है, तो दूरी पर तो निर्भर करता ही नहीं है ये, तो दूरी के साथ तो कैसा आ जाएगा कांस्टेंट। तो इस दूरी के साथ हम खींचना चाहें, मान लीजिए ठीक है, ये है मूल बिंदु O, ये दूरी मान ली मैंने x अक्ष पर, और इस अक्ष पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले ली मैंने, तो दोनों के मध्य यदि खींचना था तो कैसा आ जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि दूरी पर ये निर्भर नहीं करता, ये कांस्टेंट आ गया। ये रेखा किसको दर्शाएगी कांस्टेंट को A। अब दूसरा चीज वो किस पे निर्भर कर रहा है, पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा के समानुपाती है ना, तो यदि इन दोनों के मध्य में आलेख खींचेंगे तो कैसी आ जाएगी, ये मूल बिंदु, ये सिग्मा, ये विद्युत क्षेत्र E वेक्टर
तो ऐसे आ जाएगी बिल्कुल सीधी रेखा। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की निर्भरता का आलेख आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया आज का, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुड बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।